नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्वागत है आपका आज की खबर में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियां और मौसम का हाल भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपराधों से निपटना केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी। सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोले गृह मंत्री, 2024 तक सभी राज्यों में होगा एनआईए का दफ्तर। समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, 3 साल कैद, 25,000 रुपए जुर्माना। 2019 में भड़काऊ भाषण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, खत्म होगी विधानसभा की सदस्यता। भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस, राष्ट्र सैनिकों के साहस, बलिदान और सेवा को कर रहा है नमन। जम्मू कश्मीर में हुए समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूक्रेन के खेरसान से सुरक्षित निकाले गए हजारों लोग। खेरसान पर फिर से कब्जा पाने के लिए यूक्रेन का आक्रमण तेज, बिजली संयंत्रों को भारी नुकसान। और विश्व कप टी20 में नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की एक तरफा जीत। पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों के लिए मैच फीस होगी एक समान, बीसीसीआई का ऐतिहासिक फैसला। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। कतर के निवर्तमान राजदूत मोहम्मद खटर इब्राहिम अल खटर ने प्रतिनिधि मंडल के साथ उपराष्ट्रपति सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इन्फेंट्री डे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही यहां आयोजित बाइक रैली 2022 को झंडी दिखाकर रवाना किया। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर 3,000 से अधिक श्रद्धालु भी मौजूद रहे। आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से उन 10 व्यक्तियों के खातों के बारे में ब्यौरा मांगा है जिन्हें इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और अक्टूबर में दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा के उल्लंघन के आरोप में 7 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। नौसेना ने मछुआरों की एक नौका भी जब्त कर ली है। मैक्सिको के सभी राज्यों में समलैंगिक विवाह अब कानूनी रूप से मान्य हो गए हैं। सीमावर्ती राज्य तमाउलिपास की विधायिका ने भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। ब्लू बीच की सूची में 2 और भारतीय समुद्र तट शुमार हो गए हैं। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को इको लेबल दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के मैच में बांग्लादेश को 104 रन से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 16.3 ओवर में 101 रन ही बना सकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने डॉक्टर नारायणन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। और अब खबरें विस्तार से। अंतर सीमा अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटना केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की रोकथाम रणनीति के तहत 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन एनजीओ के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं जो भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर या मादक पदार्थों की तस्करी, मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के सभी मोर्चों पर सफलता हासिल की है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान साइबर अपराधों की जांच,
महिला सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। रिसोर्स का रेशनल उपयोग बढ़ाने के लिए भी नई पद्धतियों को हमने ढूंढना पड़ेगा और रिसोर्स का इंटीग्रेशन कर कर राज्य के साथ भी इंटीग्रेशन कर कर रिसोर्स का कैसे बचाव हो सकता है उस दिशा में भी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरे देश के राज्य एक दिशा में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से आगे बढ़े, एक साझा रणनीति और साझा रोड मैप यहाँ से हम बनाकर जाए, ये हम सब से पूरे देश को अपेक्षा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में लगभग 5,600 करोड़ रुपए की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास शामिल है। गृह मंत्री ने सोनीपत में 590 करोड़ रुपए की लागत से 161 एकड़ भूमि में फैले रेल कोच नवीनीकरण कारखाने, रोहतक में लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और 105 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पुलिस निवास परिसर भोडेसी का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि 50 साल की सरकारें एक तरफ और हमारे मनोहर लाल की 8 साल की सरकार एक तरफ, परिणाम हमारा भारी है। 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और, पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटे हाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। श्रीनगर में शौर्य दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य पीओके के हिस्से गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचने के बाद ही हासिल किया जाएगा। वायुसेना ने आज ही के दिन 1947 में श्रीनगर पहुंचने की घटना की याद में शौर्य दिवस का आयोजन किया है। हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की संप्रभुता की रक्षा की। मानवता के धर्म के प्रति हमारी सेनाओं का चरित्र था जो साल दर साल और सुदृढ़ होता गया। आग में तप कर सोना जैसे दिन ब दिन निखरता जाता है, वैसे ही हमारी सेनाएं पिछले 75 सालों में तप कर निखरी हैं और उनको पहली तपिश 1947 में ही मिली थी, जिसकी रोशनी में उन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास का पहला अध्याय लिखा है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि मामला जमानती है और यह संभव है कि इस मामले में उन्हें जेल न जाना पड़े, लेकिन अदालत के इस फैसले के कारण खान की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में आजम खान की सदस्यता खत्म हो सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। 67 सदस्यों की इस विधानसभा के चुनाव के लिए 561 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। कुल 775 नामांकन भरे गए थे। शनिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 12 नवंबर को होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 55,52,828 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुफ्त चुनावी सौगातों और कल्याणकारी नीतियों के बीच फर्क स्पष्ट करते हुए बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को भेजे अपने जवाब में सुझाव भी दिया है।
इसमें कहा कि राजनीतिक दलों को लोगों की निर्भरता बढ़ाने के बजाय मतदाताओं को सशक्त बनाने और उनकी क्षमता निर्माण पर जोर देना चाहिए। मुफ्त चुनावी सौगातों को लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष आदर्श चुनाव संहिता में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा है। आयोग ने इसके तहत चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देने को लेकर राजनीतिक दलों की राय मांगी थी। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को लिखे गए एक पत्र में उनसे 19 अक्टूबर तक उनके विचार साझा करने को कहा था। बीजेपी ने अपने जवाब में कहा कि मुफ्त चुनावी सौगात मतदाताओं को लुभाने के लिए होती है, जबकि कल्याणवाद एक नीति है जिससे मतदाताओं का समावेशी विकास किया जाता है। गुजरात के वडोदरा में एयरबस C-295 परिवहन विमान के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रक्षा सचिव अजय कुमार झा ने ये जानकारी दी है। बता दें कि सुविधा की स्थापना का शिलान्यास समारोह 30 अक्टूबर को होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पिछले साल सितंबर में भारत ने वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों के स्थान पर 56 C-295 परिवहन विमान की खरीद के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 21,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के तहत पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण भारत में किया जाना है। समझौतों के तहत एयरबस 4 साल के भीतर सेविले स्पेन में अपनी अंतिम असेंबली लाइन के उड़ान की स्थिति में पहले 16 विमान की आपूर्ति करेगी और बाद में 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। यह निर्माण दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में होगा। अगले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नांडी में होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण किया है। विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभांकर का चयन एक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया गया है। इसके लिए 1436 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी और इनमें से 78 प्रविष्टियों पर अंतिम रूप से विचार करने के बाद मुंबई के मुन्ना कुशवाहा द्वारा परिकल्पित शुभंकर का चयन किया गया। विजेता को 75,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फिजी में 3 भाषाओं को सरकारी स्तर पर मान्यता है, जिनमें से एक हिंदी भी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इस मौके पर मौजूद रहे। उपयोग यूनेस्को में तो हो ही रहा है। जब यूएन में जो उनकी जो मुख्य स्थल जो है, हेडक्वार्टर्स जो है, वहाँ उसका उपयोग अभी तक हम लोग जो हैं, हमारा एक MOU है यूएन के साथ, वो सोशल मीडिया में उसका उपयोग कर रहे हैं, न्यूज़लेटर्स में उसका उपयोग कर रहे हैं। ये थोड़ा समय लगेगा इसको बढ़ाने में, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि यूएन की प्रक्रिया में एक बिल्कुल नई भाषा डालें। इसमें एक काम जारी है, तो इसमें प्रगति तो हुई है और हमारी आशा है, हमारी अपेक्षा है कि ये आगे बढ़ेगा। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए संसद टीवी के साथ, जल्द हाजिर होंगे। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश भारत के सामाजिक सुधार की व्यवस्था को। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं क्योंकि क्लास 8 के बाद उनके पास स्कूल नहीं होता है। बट जेंडर इक्वालिटी के साथ क्या जेंडर इक्विटी भी आ रही है? हम खुश हो जाते हैं थोड़े क्वांटिटी देख के, थोड़े नंबर्स देख के, बट आप गांव में जाए जहाँ पे महिला सरपंच चुनी जाती है, बट डिसीजन अगर उन्हें लेना होता है तो उनके पति वहाँ डिसीजन लेते हैं। It should always be interlinked with the economic development. शास्त्रों ने कहा है कि जब राजा अन्याय करता है तो नमक और शक्कर भी अपना रस छोड़ देते हैं। जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती, वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता। सुशासन का एक ही सिद्धांत है, जो न्यायपूर्वक शासन करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। यदि ईश्वर के सामने धर्म के शासन में हम सभी समान हैं,
तो धर्म पालन करने और करवाने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार के पास ही सुरक्षित क्यों रहे? मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि तुम खंड खंड में बटे हुए भारत को एक कर सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। आप कर के रूप में सालाना अपनी उपज का हिस्सा राज्य के कोष के निर्माण के लिए देते हैं। यह शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं, किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है। क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि एक स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 4 दिन के विराम के बाद तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से फिर शुरू हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने क्षेत्र को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना के तहत असोला भाटी माइंस में 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन किया। दिल्ली में कल से शुरू होने वाले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसके लिए अभी तक उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में केजीएमयू के नवनिर्मित वेस्कुलर सर्जरी और थेरोसिक सर्जरी विभाग का उद्घाटन किया। साथ ही एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी का आगामी चुनाव कचरे के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और 5 साल में दिल्ली को साफ कर देंगे। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव गुर्दे का ऑपरेशन कराए बिना ही सिंगापुर से लौट आए हैं। हालांकि कुछ जरूरी जांच करवाने के बाद वे अदालत से एक बार फिर सिंगापुर जाने की अनुमति मांगेंगे। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके आज दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब गए और वहां की सुविधाओं को देखा। उन्होंने गुरुद्वारा में कोविड-19 संबंधी सुविधाओं की भी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कोयंबटूर में एक मंदिर के पास पिछले दिनों हुए विस्फोट के मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को हुए विस्फोट के मामले में एनआईए से जांच कराने की सिफारिश की थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे छत्तीसगढ़ के आईएएस समीर बिश्नोई और अन्य 2 को 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही तेज रफ्तार कार के पोल से टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी लोग विंध्याचल जा रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया। कार्यक्रम का आकर्षण केंद्र बिंदु रंग बिरंगी रोशनी में अंगरक्षक दल के घोड़ों के कौशल में दिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुई परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रेजेंटेशन परेड के बाद एक ऑडियो विजुअल की प्रस्तुति हुई, जिसमें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व के साथ साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक की आधुनिक भूमिका की जानकारी दी गई। सटीकता के साथ पेशेवर रूप से सम्मानित प्रशिक्षित घुड़सवार विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भारतीय घुड़सवारी के कौशल को प्रदर्शित किया, जिसके बाद घोड़े सैन्य बैंड के संगीत के धुन के अनुरूप कदम ताल करे। इस आयोजन में घोड़े और सवार दोनों के संपूर्ण प्रशिक्षण, संतुलन और कौशल दिखाई दिया। राष्ट्रपति की अपनी सैन्य टुकड़ी होने के नाते राष्ट्रपति के अंगरक्षक को भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव हासिल है, जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलने का विशेषाधिकार है।
ये सवार महिपाल सिंह जो है, दफेदार राणा प्रताप, स्ट्राइक गालिब। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के शहर खेरसान के आसपास भारी संघर्ष और बिजली के बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रहने के बीच वहां से हजारों नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। युद्ध की शुरुआत में ही रूसी सेना द्वारा कब्जा लिए गए खेरसान पर फिर से कब्जा पाने के लिए यूक्रेन ने अपना आक्रमण तेज कर दिया है। खेरसान के आसपास लड़ाई तेज हो गई है, जहां यूक्रेनी सेना देश को विभाजित करने वाली नीपर नदी के पश्चिम में रूस के ठिकाने और पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र के पूर्व हिस्से पर हमला कर रही है, जबकि रूसी सैनिक सर्दियों से पहले ऊर्जा के बुनियादी ढांचों पर हमले जारी रखे हुए हैं। बीसीसीआई ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने का फैसला किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई पक्षपात मिटाने की दिशा में पहला कदम उठा रही है। अनुबंधित महिलाओं को लिए भी समान मैच फीस नीति लागू कर रही है। भारतीय क्रिकेट में लैंगिक समानता के नए युग में हम महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट समान मैच फीस लागू करने वाला पहला बोर्ड था। क्रिकेट जगत ने इस कदम का स्वागत किया है। सूर्य कुमार यादव के 25 गेंद में नाबाद 51 रन, विराट कोहली और रोहित शर्मा के अर्धशतकों के दम पर टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 56 रन से हराकर T20 विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम ने 9 विकेट पर 123 रन ही बनाए। कप्तान रोहित ने 39 गेंद में 53 रन बनाकर भारतीय पारी की दिशा तय की। विराट कोहली ने 44 गेंद में नाबाद 62 रन बनाए। कोहली ने दूसरे विकेट के लिए रोहित के साथ 73 और तीसरे विकेट की अटूट साझेदारी में सूर्य के साथ 95 रन जोड़े। डच टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू से ही दबाव में दिखी और तीसरे ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने उसे पहला झटका देकर विक्रमजीत सिंह को आउट किया। टीम इंडिया 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।